हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास। जैसा कि अभी हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और अभी आपको दो वीडियो दिए गए, एक जिसमें सेट 1 और सेट 2, और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेट 3 पर बात करेंगे जी। तो ये क्वेश्चन फॉर सीटेट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम सेट 3 पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र है। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 है, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आइए चलिए डिले नहीं करते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसको निषेध भी बोलते हैं, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में। तो आपको बता दें कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, यानी कि बाल विवाह जो है एक अपराध है, इसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वह 2006 में पारित किया गया था, यानी कि एक का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय, अच्छा यहाँ पर आय के बाद छूट गया है आय भिन्न, जी टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, या वे समान आवेश, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो जो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो परिवार में कम से कम 2 भिन्न लोग वाले लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई परिवार है तो उसमें स्त्री पुरुष लड़के लड़की तो रहेंगे ही। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये बात नहीं बचा। क्योंकि परिवार है तो सबका आय जो है एक ही जगह जमा होगा ना, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही माना जाएगा जी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कुत्ता मछली, जिसको डॉग फिश बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको स्कोलियोडॉन कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम कह सकते हैं स्कोलियोडॉन, ये कुत्ता मछली ये कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ हम आपको बता दें कि नदी, तालाब, झील और समुद्र। तो ये समुद्र वाले पानी में पाया जाएगा, नमकीन मतलब लवणीय जल में पाया जाता है। तो 3 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इन सारे क्वेश्चन को काफ़ी वीवीआई मानिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मतलब प्रीवियस ईयर्स में जी। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है कि बच्चे को सामाजिकरण, असल में बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है कि ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। देखिए बहुत कॉमन जवाब है इसका, बहुत मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि बच्चे के का जो सामाजिकरण का पहला पाठ अगर प्राप्त कहाँ से शुरू होगा, तो अच्छा ये क्वेश्चन को ही ठीक था ना, कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता था? परिवार से, यानी कि 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर जो आपके है कि एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार मतलब सिंगल फैमिली से। नंबर ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। नंबर बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों।
नंबर सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी रहते हों। और डी केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार में मतलब पेरेंट्स रहते हैं और उनके चिल्ड्रेन रहते हैं, मतलब उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि सी वाला ऑप्शन जो है संपूर्ण परिवार, वो एक विस्तार परिवार, ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। वो ज्वाइंट फैमिली तो नहीं कह सकते हैं, विस्तार परिवार कहलाता है। ज्वाइंट फैमिली तो वो जिसमें चाचा चाची सब साथ रहते हैं। तो 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। पहले क्वेश्चन में लड़का है, फिर लड़की है। ऑप्शन ए है 11 वर्ष, 11 और 18 वर्ष, और ऑप्शन बी है 18 और 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 और 18 वर्ष, डी 21 और 21 वर्ष। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह पता है कि लड़के की जो शादी होती है बॉयज़ की, उसका जो लीगल एज है मिनिमम जो है वो 21 साल है। मैक्सिमम मैक्सिमम निर्धारित नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। और जो गर्ल्स हैं उनका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है। तो आपको अच्छी तरह पता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 का ए आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 7 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कक्षा 3 के छात्रों को रमन सिखाया कि, मतलब रमन ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप किस नहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 1 ऑप्शन में कि परिवार की परिभाषा गलत है। नंबर बी में है कि रमन अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नंबर सी शिक्षण अधिनियम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नंबर डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो कक्षा 3 के छात्रों को जो रमन कह रहे हैं कि मतलब पिता, माँ, उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, दादा दादी रहते, उसको विस्तार, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसके बारे में क्या, एक परिवार की परिभाषा गलत तो नहीं है, सही है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। रमन अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। कैसे असंवेदनशील हो सकता है भाई, जो बच्चों को समझा रहा है, तो समझाने वाला आदमी असंवेदनशील कैसे, संवेदनशील है तभी तो इतने एग्जाम्पल दे के समझा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी असल में समावेशी जो शिक्षण विधि है, इसका अर्थ है क्या है, पहले इसको समझिए। समावेशी शिक्षण में क्या होता है कि जो बच्चे मतलब नॉर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं, तेज होते हैं, उनके साथ जो बच्चे अपंग हैं, मतलब अपाहिज जिसको कह सकते हैं, जैसे कि बहरे हैं या फिर और भी बहुत सारे मतलब गूंगे हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बच्चे भी उनके साथ पढ़ते हैं। अब जिस तरीके से टीचर ने यहाँ पर, रमन ने जिस तरीके से बताया है, यकीनन सी बात है कि जो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कम होगी तो वो इस चीज़ को जल्दी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि एक ही बार बताया गया और वो इतना जल्दी इसको नहीं पकड़ पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है। इसमें सब बच्चे पर नज़र नहीं रखा गया। ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये सिर्फ तेज बच्चे को ही, मेधावी बच्चे को ही जल्दी समझ में आएगा, और जो बच्चे अपंग हैं उसको इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमने ये भी दिखाया कि कुछ किताबों में इसके आंसर डी है, लेकिन ये मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ही, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। अच्छा, मतलब कॉलोनी में नहीं रहता। मकड़ी, ततैया, चींटी, दीमक। तो दीमक भी कॉलोनी में रहता है, चींटी भी कॉलोनी में रहता है, ततैया भी कॉलोनी में रहता, तो मकड़ी नहीं रहता है। तो 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये जो है कॉलोनी में नहीं रहता, सिंगल रहता मकड़ी। ततैया जो है बिरनी को कहा जाता है।
एस्किमो अपने घर एस्किमो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से कैसा, क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो भाई ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, चूँकि बर्फ ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देता। सच्चाई ये है कि बर्फ़ की जो दीवार है वो हवा, जो घर है घर के अंदर जो गर्मी है उसको बाहर निकलने, मतलब यहाँ अंदर में जो गर्मी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है, यानी कि 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 10 नंबर के प्रश्न में। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। तो संक्रामक रोग उसको कहते हैं जो किसी संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो किसी रोगाणु वगैरह से होता है, जैसे मान लिया जाए कि जीवाणु से होता हो, चाहे विषाणु से होता हो, चाहे आपका प्रोटोजोआ से होता हो, चाहे आपका कवक से होता हो। तो यहाँ मधुमेह जो बीमारी है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। हृदयघात, हार्ट अटैक, ये तो आपको पता ही है कि एक तरीके से टेंशन प्रेशर वगैरह से होता है, ये नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर है आपको, ये भी किसी बैक्टीरिया वगैरह से नहीं होता है। डिप्थीरिया चूँकि जीवाणु से होता है, इसका मतलब ये संक्रामक रोग है, इसका मतलब 10 का डी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए और जल्द ही हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको उन सारे रोगों के बारे में बताएंगे कि कौन से रोग का कारक कौन है, तो उसका एक डिटेल मतलब आपको समझाया जाएगा जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो मलेरिया रोग है, डियर स्टूडेंट्स, मलेरिया रोग का वाहक जो होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये वाहक होती है, यानी उस बीमारी के कीटाणु को, यानी कि उसके रोगाणु को ढोने का काम करती है, लेकिन ये होता है असल में प्रोटोजोआ के वजह से, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है साथियों उसका नाम? प्लाज्मोडियम। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया का रोग होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ असल में मैं आपको बता, इसका सही आंसर सिक्किम होगा, जिसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण HIV प्रत्यक्ष से संबंधित है? HIV टेस्ट जो होता है उसका नाम है विडाल MPSR एलिसा। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम होता है एलिसा, ELISA एलिसा, है ना। तो याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, SSC, बैंकिंग, रेलवे और भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सही हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया?
1985 में, 2005 में, 1995 में और 1990 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पल्स पोलियो टीकाकरण का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था भारत में 1995 में, यानी कि आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 15 नंबर कहता है प्लेग है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेग जो बीमारी है वो जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन आपके पास सामने स्क्रीन पर जो है, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और खनिज जनित रोग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कहा ना, हम आपको एक लिस्ट देंगे जहां आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि कौन से रोग का कारक कौन होता है। जी, थोड़ा सा पर धैर्य रखना होगा साथियों आपको। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनस। तो मैं आपको बता दूं, एड्स बीमारी तो पानी पीने से नहीं, वो तो आपको पता ही होगा कि वो स्पेशली ब्लड कांटेक्ट से होता है, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। अगर किसी का मतलब इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लेड, रेजर या फिर जो सुई होती है वो। और टाइफाइड, बिल्कुल टाइफाइड ही सही होगा, क्योंकि टाइफाइड जो है, अगर कोई बीमार व्यक्ति का आप मतलब उसका जूठा पानी, उसका जूठा भोजन, उन्होंने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया, उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर टाइफाइड जो है वो दूषित जल से होता है, यानी कि 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया जो है वो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। और टेटनस जो है वो आपको एक जीवाणु से होता है, लेकिन ये जीवाणु से तो होता है मतलब, लेकिन ये दूषित जल पीने से नहीं होता है। वो आप टेटनस की सुई से, क्योंकि अगर कोई धातु वाला धातु पे स्पेशली ये रहता है, खासकर लोहा वगैरह पे, लोहा के सामानों पे। इसीलिए आप जो है कि किसी का हाथ वगैरह कुछ कट जाता है लोहे से, तो हम लोग टेटनस की सुई लेते हैं। थैंक यू, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। तो यहाँ बता दें कि ए, बी, सी ये तीनों जो है विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है, यानी विटामिन से रिलेटेड है। जबकि रेबीज जो है वो वायरल डिजीज है, यानी कि इसका मतलब ये इसमें अलग है, यानी कि 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो के, बी, डी, ए 4 ऑप्शन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कहता है कि कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है तो नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, बरगद के पौधे से। तो मैं आपको बता दूं कि यह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है, यानी कि 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। टाइफाइड बिल्कुल नहीं, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। हैजा बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया से होता है। जुकाम बिल्कुल सही, ये वायरस से यानी कि विषाणु से होता है। तो 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। तो 21 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो यहाँ पर हैजा जो है ये मच्छर, ये बैक्टीरिया से तो होता है, लेकिन मतलब इसको फैलाने में है मच्छर काम नहीं करता है, ये मतलब ये मक्खियों द्वारा स्पेशली फैलता है। बी में है मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। तो यहाँ पर HIV एड्स मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। अब HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो यहाँ पर HIV एड्स से दिया हुआ ये भी नहीं होगा।
यहाँ डेंगू बिल्कुल फैलता है, मलेरिया बिल्कुल फैलता है, चिकनगुनिया बिल्कुल फैलता है। तो दोस्तों ये तीनों बीमारी जो है आपको मच्छर द्वारा फैलता है। तो 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में है? आंवला, पालक, गुड़। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आंवला में, पालक में, गुड़ में आपको जो है लोह तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा जी। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए मच्छर तेल की परत में फंस जाता है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, ऑप्शन सी मच्छरों के तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मतलब मच्छरों को तेल द्वारा विकसित दूर किया जाता है, या डी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मतलब पानी की सतह पर जब तेल डाल दिया जाता है तो वहाँ उसके जो मच्छर के अंडे होते हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। यानी कि 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नंबर ए बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चलिए बहुत हद तक मान भी लेते हैं कि ये सही है। आगे पहले दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान करिए, मान लेते हैं कि ये सही है। सी में विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर डी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो एक शिक्षक होने के नाते अगर आप पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, एक साइंस को पढ़ा रहे हैं, तो आप अभिभावक के विचार को स्वीकार करेंगे, सम्मान दे देंगे, तो इससे बच्चे को कौन सा ईवीएस समझ में आ जाएगा? बच्चे को तो ईवीएस तब समझ में आ जाएगा जब उसको विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान दिया जाएगा, जब उसको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। यानी कि 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। अब आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना? गृहकालीन होमवर्क दे देंगे, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं। तो यहाँ पर हम बता दें कि जब बच्चा छोटा होगा उसको होमवर्क वगैरह दे देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का पोर्टफोलियो करते हैं। पोर्टफोलियो कहने का मतलब उनका हर चीज़ को आप एक्टिविटी को नोट करते हैं, हर एक दिन की क्रियाकलाप को उनका नोट करते हैं। आज उसने मतलब कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया, तो उनका जब हर एक रोज़ मतलब हर एक दिन का जो है उनके पढ़ाई लिखाई का को जो आप रिकॉर्ड करेंगे, जब उसका एक यानी सूची बनाएंगे आप, पोर्टफोलियो मतलब होता है एक सूची बनाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। और तो 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कहता है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्व दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम विधि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं और शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब कोई भी टीचर सर्व दृश्य सामग्री को यानी सुनने वाला और देखने वाले सामग्री का इस्तेमाल करेगा और शारीरिक गतिविधि का प्रयोग करेगा, तो मैं आपको बता दूँ इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसमें बच्चे को मज़ा आएगा, आनंद आएगा। इसमें बच्चे को जैसे आप अगर कुछ को सुनते हैं तो वो उतना याद नहीं कर, सुनने के साथ साथ अगर देखते हैं, सर्वे के साथ साथ दृश्य भी होता है, सुनने के साथ साथ देखना भी होगा, तो फिर आपको मज़ा, और बॉडी एक्टिविटी भी उसमें हो साथ साथ, तो और मज़ा आता है। देखिए यहाँ पे आपकी सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, सारी इंद्रियाँ मतलब आपके अधिकतम इंद्रिय यानी आपके अधिकतर जो सेंस ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी। तो 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। तो सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज और समस्या समाधान ये पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधि में आता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों का शिक्षण विधि क्लास लूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें।
तो व्याख्या द्वारा तो भैया हिस्ट्री पढ़ल जाला ना, तो हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा जाता है, इसका मतलब 28 का सी हो जाएगा। इसके अलावा सब पर्यावरण शिक्षण विधि में आता है, यानी कि 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कहता है के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। जी, मतलब इनमें कौन है जिसके अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छी बात है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और संस्कृति। मैं आपको बता दूं, यहाँ कहता है वातावरणीय कारक, तो शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक गुणवत्ता और संस्कृति, ये सभी आपको वातावरणीय कारक से रिलेटेड हैं। लेकिन जो शारीरिक गठन है वो आपके जेनेटिकल होते हैं, यानी वो आपको माता पिता से मिलते हैं, ये आनुवांशिक मतलब कारक पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इसके अलावा सब जो है बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं। यानी 29 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अच्छी बात है, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत खूबसूरत बात। ये कहता है कि एक विज्ञान प्रदर्शन, जब कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो वो बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना बिल्कुल नहीं, अभिभावकों का अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा मतलब कोई विज्ञान प्रदर्शनी कर करके अब कौन सा आपको बिजनेस का मतलब नॉलेज मिलेगा? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम, बिल्कुल इसमें आप कुछ सीखेंगे, कुछ क्रिएटिव माइंड होगा आपका। जब आप मतलब विज्ञान प्रदर्शनी देखोगे वहाँ पे, आप कभी देखना साइंस एग्जीबिशन, आपको मज़ा आ जाएगा। तो 30 का जो है ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो 30 क्वेश्चन लिया, मुझे लगता है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।